हेलो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड की यूनिट 1 के फर्स्ट पार्ट को देखा था। भारत की विदेश नीति जो यूनिट फर्स्ट है, इसका सेकंड पार्ट आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। इस सेकंड पार्ट के द्वारा दोस्तों आपकी जो ये यूनिट 1 है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं भारत की परमाणु नीति की। भारत की जो परमाणु नीति है, जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, वो क्या है। तो भारत की परमाणु नीति, जवाहरलाल नेहरू ने अणु ऊर्जा के संबंध में अनुसंधान कार्य आरंभ करवाया था। प्रथम प्रधान के रूप में डॉक्टर होमी भाभा अणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने थे। यद्यपि नेहरू ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वह चाहते थे कि भविष्य में कभी भारत परमाणु अस्त्र प्राप्त करे। फिर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कभी इस विचार का खंडन भी नहीं किया। आरंभ में विचार था कि शांति के लिए अणु का अर्थात केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का विकास किया जाए। अब देखिए दोस्तों, जब हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो भारत की परमाणु नीति के बारे में आप जानते होंगे कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु शक्ति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था। इसके लिए जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं, होमी भाभा, इनको ऊर्जा आयोग का जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन था उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हालांकि नेहरू ने कभी नहीं कहा कि भारत एक परमाणु शक्ति बने, बट फिर भी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भारत एक परमाणु शक्ति ना बने। बट उस समय जो विचार था वो यही था कि भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग करके अपनी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करना चाहता था। नेहरू का विचार था कि परमाणु से बहुत ज़्यादा एनर्जी भारत के लिए उपयोगी होगी। तो उस समय तो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही परमाणु ऊर्जा का प्रयोग भारत के द्वारा किया जा रहा था। आगे चलकर भारत ने परमाणु अस्त्रों के क्षेत्र में अनुसंधान किया, यानी कि रिसर्च की। बांग्लादेश के संकट के पश्चात जब यह स्पष्ट होने लगा कि चीन अपने मित्र पाकिस्तान की परमाणु अस्त्र निर्माण में सहायता कर सकता था, तब भारत को गंभीरता से अपने परमाणु अस्त्र कार्यक्रम पर विचार करना पड़ा। इससे पूर्व 1964 में चीन ने अपना प्रथम परमाणु विस्फोट किया था तथा वह परमाणु अस्त्र संपन्न देश बन गया था। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन भारत के लिए हमेशा से ही एक खतरा रहे हैं। 1964 में ही चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था, मतलब चीन एक परमाणु शक्ति बन चुका था 1964 में, 1964 में। और 1962 में भारत का एक चीन के साथ युद्ध भी हुआ था, और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था। फिर 1971 में भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और चीन और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गहरे मित्र बन गए थे, और वो आज भी हैं। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य बढ़ते रणनीतिक संबंधों को देखते हुए भारत ने 1974 में एक परमाणु परीक्षण किया, परंतु विश्व समुदाय में इस विषय पर मचे हाहाकार के कारण भारत ने घोषणा की थी कि वह तो उसका शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था। अब देखिए दोस्तों, भारत ने सबसे पहला जो परमाणु परीक्षण किया था वो किया था 1974 में। राजस्थान के पोखरण में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। अब उस समय भारत ने कहा कि ये जो हमारा परमाणु परीक्षण है वो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोशन है। भारत 1968 की परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता रहा है। भारत उस संधि को भेदभाव पर आधारित मानता रहा है, क्योंकि उसमें केवल 5 देशों ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और चीन को ही परमाणु अस्त्र संपन्न राज्य न्यूक्लियर वेपन स्टेट स्वीकार किया गया था। तब इनको तथा अन्य सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों को परमाणु प्रसार न करने के लिए बाध्य किया गया था। देखिए दोस्तों, 1968 में परमाणु अप्रसार संधि लाई गई थी। विश्व के सभी देशों में से बहुत सारे देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान, भारत और
आई थिंक उत्तर कोरिया, मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये 3 देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। पाकिस्तान ने कहा जब तक भारत हस्ताक्षर नहीं करेगा इस पे तब तक हम भी नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान को साइड रखते हैं। तो मेनली भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, और उत्तर कोरिया तो वैसे भी अलग ही रहता है, तो उसने भी हस्ताक्षर नहीं किए। अब भारत का मानना था कि ये जो संधि है, ये परमाणु अप्रसार की संधि भेदभाव पर आधारित है, क्योंकि ये कहती है कि जो 5 देश हैं, जो हैव्स कंट्रीज हैं, जो जिनको सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी गई है, चीन, सोवियत संघ और ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, इनको तो परमाणु अस्त्र रखने की पूरी छूट दी गई है। अब इन्होंने अपने परमाणु अस्त्र बना लिए हैं और इनको छूट दी गई है। अब क्योंकि दूसरे देशों को भी तो इनसे खतरा हो सकता है, तो उन्हें रोका क्यों जा रहा है? या तो आप इन पांचों को के पास जो परमाणु हथियार हैं उनको पूरी तरह खत्म कर दो, भारत का कहना है, तब तो एक सबके साथ समानता होगी। बट अगर आप इन 5 कंट्रीज को विशेषाधिकार देते हैं, प्रिविलेज देकर इनको परमाणु संपन्न कह देते हैं, और दूसरी कंट्रीज को परमाणु बनाने का अधिकार नहीं देते हैं, तो ये भेदभाव पूर्ण नीति होगी, जो कि भारत के लिए सदा ही खतरा है। भारत ने कहा ये किसी के लिए बेकार हो ना हो, बट भारत के लिए एक सदा ही बेकार ट्रीटी है, क्योंकि भारत के बगल में चीन है, चीन के पास परमाणु हथियार है, और चीन का भारत के साथ एक युद्ध भी हो चुका है, तो भारत ने इसको भेदभावपूर्ण माना। इसके अलावा पाकिस्तान की मदद चीन कर रहा था परमाणु हथियार बनाने में, तो इसलिए भी भारत ने इस पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किया, और अभी तक भारत ने इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। श्रीमती गांधी को उस समय परमाणु अस्त्र विकसित करने के विचार को त्यागना पड़ा था, चाहे भारत परिष्कृत यूरेनियम प्राप्त कर रहा था तथा शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम पर कार्य करता रहा था। आगे बनने वाली सरकारों ने इस विषय पर मौन रखा, यद्यपि यह संकेत मिलते रहे कि भारत ने अपना परमाणु विकल्प खुला रखा था। देखिए दोस्तों, अब क्योंकि 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, बट फिर भी उसे कहना पड़ा कि जो परीक्षण है वो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए, क्योंकि उस समय जो विश्व समुदाय था वो परमाणु अस्त्रों को लेकर बहुत एग्रेसिव था। कुछ समय पहले ही परमाणु अप्रसार की संधि आई हुई थी, भारत के ऊपर बहुत दबाव भी था कि वो परमाणु परीक्षण ना करे, परमाणु हथियार ना बना पाए। तो बहुत सारे दबाव के कारण उस समय जो इंदिरा गांधी थी वो परमाणु हथियार नहीं बना पाई। मतलब उन्होंने कोशिश तो करी थी, बट एक सही जो परमाणु परीक्षण होना चाहिए परमाणु हथियारों के लिए, वो नहीं हो पाया था तब तक। बट हाँ, 1974 के परीक्षण के बाद एक शुरुआत तो हो गई थी। अब आगे आने वाली कई सरकारें आई आगे, बट उन्होंने इस और कुछ खास ध्यान नहीं दिया। कई सरकारें बदली, बट उन्होंने अभी तक परमाणु परीक्षण से संबंधित या परमाणु हथियारों के निर्माण से संबंधित कोई बड़ा फैसला नहीं किया था। ऐसा विश्वास किया जाता था कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव गंभीरता से विचार कर रहे थे कि परमाणु परीक्षण किया जाए, परंतु उन्होंने विस्फोट के आदेश नहीं दिए। अब देखिए दोस्तों, जब पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो ऐसा विश्वास किया जा रहा था डिपार्टमेंट्स में, ऐसा मतलब सरकार में माहौल था कि वो परमाणु अस्त्रों का विस्फोट करना चाहती थी, परमाणु परीक्षण करना चाहती थी, न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहती थी। बट फिर भी इस सरकार ने अभी तक कोई विस्फोट का यानी कि परमाणु परीक्षण का आदेश स्पष्ट तौर पर नहीं दिया था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अमेरिका को भारत के प्रस्तावित परीक्षण की भनक पड़ गई और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया था। ऐसा कहा गया कि गुजरात सरकार परमाणु परीक्षण के लिए तैयार थी, परंतु परीक्षण के आदेश देने से पूर्व उसके हाथ से सत्ता चली गई। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए अमेरिका को ऐसा मतलब माना जा रहा था उस समय कि अमेरिका को भनक हो चुकी है। अमेरिका काफ़ी शोर भी मचा रहा था कि भारत कुछ कर रहा है परमाणु से संबंधित। और इसी के अलावा गुजरात सरकार आती है, ऐसा माना जा रहा था, ऐसा विश्वास था कि जो गुजरात सरकार थी, जिस समय गुजरात प्रधानमंत्री थे, तो उस समय ऐसा विश्वास था कि वो परमाणु परीक्षण के आदेश दे देंगे। बट जब वो आदेश देते उससे पहले ही उनके हाथों से सत्ता चली गई थी। अब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने
मई 1998 में साहसिक कदम उठाकर परमाणु परीक्षण करवाए। परीक्षण अत्यंत गोपनीय परिस्थिति में किए गए। इनके फलस्वरूप भारत ने स्वयं को परमाणु अस्त्र संपन्न राज्य न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित किया। भारत ने साहसपूर्वक विश्व समुदाय द्वारा की गई आलोचनाओं का तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके उसके मित्रों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सामना किया। वाजपेयी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि भारत अब एक परमाणु अस्त्र संपन्न देश बन गया तथा यह भी कि वह भविष्य में कोई परीक्षण नहीं करेगा। उसने स्वेच्छा से यह रोक लगाई, चाहे भारत ने ना तो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और ना ही प्रस्तावित व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि को स्वीकृति दी है। देखिए दोस्तों, परमाणु पॉलिसी भारत की जो रही है वो बहुत विस्तृत है। अब मैंने यहाँ पे आपको बहुत विस्तार से नहीं, थोड़ा सा समरी टाइप मैंने आपको यहाँ पर सारी बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखिए, शुरुआत नेहरू के टाइम से ही हो गई थी। उन्होंने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया था न्यूक्लियर पावर में। फिर धीरे धीरे इंदिरा गांधी के टाइम पर परमाणु परीक्षण करने की कोशिश की जाती है, परमाणु शक्ति बनने की कोशिश की जाती है, जो कि तब पूरी नहीं होती है। बट फिर आगे चलते चलते फिर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है, फिर उसके बाद गुजरात सरकार आती है, फिर जाकर वाजपेयी जी की सरकार आती है। वाजपेयी सरकार क्या करती है, 1998 में परमाणु परीक्षण करवाती है, जिसके तहत भारत एक परमाणु शक्ति बन जाता है। और यहाँ पर भारत के द्वारा ये घोषणा की जाती है कि भारत अब कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। अब देखिए, भारत ने ना तो एनपीटी पर मतलब परमाणु अप्रसार संधि पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है और ना ही भारत ने सीटीबीटी जो परमाणु परीक्षण निषेध संधि है उस पर हस्ताक्षर किए। मतलब कि भारत ने अपनी इच्छा से कह दिया है कि अब हम और परमाणु अस्त्रों का निर्माण या परीक्षण नहीं करेंगे। बट फिर भी यहाँ पर एक चीज़ ये है कि भारत ने कोई भी अभी किसी भी ट्रीटी पर साइन नहीं किया है कि हम नहीं करेंगे। भारत ने अपने आप कह दिया कि हम कोई भी परीक्षण अब नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह भारत एक परमाणु संपन्न देश बना था और यही भारत की परमाणु नीति रही है। तो भारत की परमाणु नीति शुरू से लेकर अभी तक क्या रही है आपको समझ में आ गया। और भारत ने ये भी घोषणा की है कि भारत नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी अपनाएगा। मतलब भारत कभी भी पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग युद्ध में नहीं करेगा या किसी भी देश के ऊपर। ऐसा कोई देश है जो कि परमाणु संपन्न नहीं है, मान लो बांग्लादेश से लड़ाई हो जाती है या मान लो नेपाल से लड़ाई हो गई, तो नेपाल और बांग्लादेश तो परमाणु संपन्न नहीं है। तो भारत ने ये अपनी पॉलिसी में कहा है कि भारत ऐसे देश जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है उनके विरुद्ध भी युद्ध अगर होता है तब भी भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। बट अगर पाकिस्तान, चीन इनसे युद्ध होता है और अगर इनके द्वारा भारत पर पहले परमाणु हमला होता है तब भारत अपने अटैक मतलब उनके अटैक को रोकने के लिए परमाणु का हथियारों का यूज़ करेगा। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं गुट निरपेक्षता की नीति की। फर्स्ट पार्ट में गुट निरपेक्षता के बारे में हमने थोड़ा सा समझा था कि भारत का ये एक सिद्धांत है कि भारत ने अपनी विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को अपनाया है। बट अब थोड़ा सा और समझते हैं गुट निरपेक्षता के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो जैसा कि आप ये सब तो जानते ही हो कि शीत युद्ध का दौर चल रहा था जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, तो तनाव की स्थिति थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो किसी भी गुट में शामिल ना होकर भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाना बेटर समझा। भारत ने और बाद में कई अनेक देशों ने अपनी नई प्राप्त हुई राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विदेश नीति के साधन के रूप में गुटनिरपेक्षता को अपनाया। मतलब कि भारत ने और दूसरे भी देशों ने जिन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था, उन्होंने इस नीति को इसलिए अपनाया था ताकि वो अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रख सकें। अगर वो चाहते थे कि वो हम स्वतंत्र रूप से अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएं तो उन्हें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना था। अब हम बात करते हैं गुटनिरपेक्षता का वास्तविक अर्थ क्या है। तो देखिए, गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है। नॉन अलाइनमेंट इज नॉट न्यूट्रलिटी।
जो गुट निरपेक्षता का नॉर्मली मतलब ये लगाया जाता है कि किसी भी गुट में शामिल ना होना या अलग रहना, सभी देशों से अलग रहना, तो ऐसा मतलब लगाया जाता है। बट ऐसा नहीं है, गुट निरपेक्षता का मतलब तटस्थता नहीं है। देखिए, पश्चिमी देशों में अनेक विद्वान गुट निरपेक्षता के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनमें दो प्रमुख शब्द हैं, तटस्थता और तटस्थतावाद। परंतु इन दोनों ही शब्दों से गुट निरपेक्षता की अवधारणा का सही अर्थ नहीं निकलता है। अवधारणा के रूप में तटस्थता शब्द का प्रयोग युद्ध के दौरान ऐसे देश के लिए किया जाता है जो लड़ाई में शामिल ही ना हो। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में स्पेन ना तो मित्र राष्ट्रों के पक्ष में था और ना ही धुरी राष्ट्रों के पक्ष में। देखिए दोस्तों, कई बार जो स्पेशली जो पश्चिमी देश के विद्वान हैं वो कहते हैं गुट निरपेक्षता तटस्थता ही है। अब जो न्यूट्रलिटी होती है तटस्थता होती है, उसका मतलब होता है कि किसी भी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना। अगर कोई युद्ध हो रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट मत करो, यही होता है तटस्थता। तो गुट निरपेक्षता तो ऐसा नहीं है। तटस्थता का मतलब तो यही है कि युद्ध में पार्टिसिपेट ना करना। और इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया, जैसे कि स्पेन, उसने अपनी इच्छा से युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो तटस्थ था। इसी प्रकार 1980 के दशक में ईरान और इराक के युद्ध में भारत तटस्थ था और दोनों ही देशों के साथ उसके मैत्री संबंध हैं। तटस्थता युद्ध से अलग रहने की स्थिति होती है। किसी भी तटस्थ देश के आचरण का आधार अंतर्राष्ट्रीय कानून से नियंत्रित होता है। MS राजन ने सही कहा है कि गुट निरपेक्षता किसी ऐसे राज्य की तटस्थता नहीं है जिसकी किसी युद्ध में भागीदारी न हो, और न यह स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की स्थिति है। इन दोनों देशों को शेष सभी राज्यों ने यह आश्वासन दिया हुआ है कि वे उन पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया का एग्जाम्पल देखें तो ये ऐसे एग्जाम्पलों के देश हैं जो कि इन पर कोई भी देश आक्रमण नहीं करेगा। ये बिल्कुल ही तटस्थ रहते हैं, ये किसी भी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये तटस्थ देश के असली उदाहरण हैं। बट जब हम गुटनिरपेक्ष देशों की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि तटस्थ रहना। जैसे कि भारत ने कई सारे युद्ध किए हैं और भारत कई सारे युद्धों में शामिल भी रहा है, तो जो गुटनिरपेक्षता है उसका अर्थ तटस्थता नहीं है। गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद भी नहीं है। पृथकता का अर्थ है अन्य देशों की समस्याओं से अलग रहना। संयुक्त राज्य अमेरिका USA 1823 में घोषित मुनरो सिद्धांत के अनुसार अपने आप को यूरोप की समस्याओं से पूरी तरह दूर रखता था। उसको प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए वह पृथकता के अनुसार केवल अमेरिका की समस्याओं में रुचि लेता था। इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पूरी रुचि लेते हैं। वे केवल इसलिए गुटनिरपेक्ष कहलाते हैं क्योंकि वे स्थायी रूप से किसी बड़ी शक्ति का दामन नहीं पकड़ते। गुटनिरपेक्ष देश स्वेच्छा से निर्णय करते हैं, प्रत्येक प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त करते हैं और मतदान करते हैं। वे ना तो किसी गुट में होते हैं और ना ही वो पृथक होते हैं। वास्तव में गुटनिरपेक्ष देश अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। गुटनिरपेक्ष देश स्थायी संधियों से दूर रहने की नीति पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो गुटनिरपेक्षता का अर्थ है वो ये है कि जो गुटनिरपेक्ष देश होंगे वो सकारात्मक रूप से अंतर्राष्ट्रीय विवादों में भाग लेते हैं। उनकी नीति स्वतंत्र होती है। गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि जो देश गुटनिरपेक्षता में शामिल होगा या गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत फॉलो करेगा वो सकारात्मक रूप से सही का साथ देगा। अगर अमेरिका कोई गलती करता है तो अमेरिका को कह सकता है कि हम अमेरिका की नीति से सहमत नहीं हैं, या सोवियत संघ अगर कुछ गलत करता है तो वो उसका भी विरोध कर सकता है। ये है स्वतंत्र विदेश नीति। और गुटनिरपेक्षता का यही अर्थ है कि गुटनिरपेक्ष देश
सदा ही अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को फॉलो करेगा। गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि जो गुटनिरपेक्ष देश है वो किसी बड़ी शक्ति के अधीन नहीं है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया मान लो, ऑस्ट्रेलिया कितना संपन्न एक काफ़ी विकसित कंट्री है, बट फिर भी वो अमेरिका से जुड़ा हुआ है, वो अमेरिकी गुट में शामिल था। मतलब उसकी विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थी, क्योंकि वो जब अमेरिका कुछ गलत करता था तो अमेरिका के खिलाफ वो नहीं बोलता है, नहीं बोलता था या नहीं बोलता है भी। तो इससे पता चलता है कि वो स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है। बट गुटनिरपेक्ष का मतलब है कि स्वतंत्र विदेश नीति, किसी बड़ी शक्ति के प्रभाव में आप नहीं हो, आप स्वतंत्र विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी बना रहे हो। ये है गुटनिरपेक्षता का मतलब। और गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद। पृथकतावाद का मतलब वो था जैसे कि अमेरिका ने 1823 में 1823 में पृथकतावाद की नीति को अपना रखा था। मतलब विश्व में कहीं भी कोई घटना हो रही थी, स्पेशली यूरोप में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या युद्ध वगैरह हो रहे थे, तो अमेरिका ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अमेरिका को उससे मतलब ही नहीं था। अमेरिका ने सिर्फ अपने देश की समस्याओं पर फोकस किया। हालांकि ये उसके लिए फ़ायदेमंद रहा आगे चलकर, तभी वो महाशक्ति बना। बट फिर भी पृथकतावाद की नीति का मतलब था कि सभी देशों से उसने दूरी बना ली थी। तो गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं है। तो दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक गुटनिरपेक्षता का पूरा मतलब समझ में आ गया होगा कि जो गुटनिरपेक्षता है वो ना तो तटस्थता है और ना ही पृथकतावाद है। गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि स्वतंत्र विदेश नीति देश बनाएंगे और वो स्वतंत्र रूप से कुछ भी विदेश जो सही है उसको सही कहेंगे, जो गलत है उसको गलत कहेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया था। देखिए, बहुत लोग बोर हो रहे होंगे कि हम लोग इतना लेंथी क्यों करते जा रहे हैं चैप्टर को, अभी तक सेकंड पार्ट हो गया, वीडियो मतलब इतना बड़ा क्यों हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको काफ़ी स्टडी करनी पड़ेगी गहराई से। जो चीज़ें अभी तक मैंने बताई हैं गुटनिरपेक्षता के बारे में वो तो आपने 12th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो आपका सिलेबस बहुत कुछ कह रहा है। एज अ कॉलेज स्टूडेंट आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप सारी चीज़ें पढ़ें, इसलिए मैं आगे भी इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई, इसके कुछ बहुत ज़्यादा प्रमुख कारण हैं, उसकी बात अब हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि यह विश्वास किया गया कि अमेरिका या सोवियत गुट के साथ भारत की संलग्नता अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ा सकती थी। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन मिलने वाला नहीं था। इसलिए नेहरू ने कहा था कि शक्ति गुटों से विपत्तियां आएंगी और भारत इनसे दूर रहना चाहता था। इसके अतिरिक्त भारत ने आगे चलकर यह भी अनुभव किया कि देश के आकार को ध्यान में रखते हुए भौगोलिक और सामाजिक महत्व के कारण और सभ्यता के विकास में उसके योगदान के आधार अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम करने, शांति को प्रोत्साहन देने और दोनों गुटों के बीच एक सेतु का कार्य करने के लिए सकारात्मक भूमिका उसको निभानी थी। तो देखिए दोस्तों, पहला कारण ये था कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। भारत ने सोचा कि अगर भारत सोवियत या अमेरिकी दोनों ही गुटों में से किसी भी गुट में जाता है तो इससे जो इंटरनेशनल जो तनाव बना हुआ है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि हो जाएगी अगर भारत किसी भी गुट के साथ शामिल होता है तब। तो भारत ने सोचा कि इसके अलावा भारत की ऐसी परंपरा रही है, भारत का ऐसा रोल रहा है, तो भारत ने सोचा कि हो सकता है कि हमारे प्रयासों के द्वारा हम सोवियत गुट और अमेरिकी गुट दोनों ही गुटों के बीच शांति को बढ़ावा दे सकें। भारत ने कहा कि हम ऐसी नीतियां बनाएंगे, ऐसी कोशिश करेंगे कि जिससे विश्व में शांति बढ़े और इन दोनों ही गुटों के बीच तनाव में कमी आए। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब हम भारत को स्वतंत्र रखें, भारत किसी भी गुट में शामिल ना हो। तो इसीलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। इसके अलावा दूसरा कारण था, भारत ना तो एक बड़ी शक्ति था और ना बिल्कुल महत्वहीन राष्ट्र ही था। भारत के पास एक महान शक्ति बनने की संभावना अवश्य थी। गुटनिरपेक्षता की नीति भारत की वर्तमान आवश्यकताओं और उसकी राष्ट्रीय पहचान बनाए रखने के लिए आवश्यक थी।
दूसरी ओर गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य यह भी था कि भविष्य में भारत को एक महान शक्ति के रूप में उभरने में सहायता मिले। अब देखिए दोस्तों, दूसरा कारण था कि भारत एक बहुत बड़ी पावर तो था नहीं कि भारत अगर किसी गुट में शामिल हो जाए तो भारत को कोई नुकसान ही ना पहुंचे। मतलब मान लो कि आप अमेरिकी गुट में शामिल हो गया भारत, तो भारत इतनी बड़ी शक्ति तो है नहीं कि कल को भारत फिर गुट में शामिल होने के बाद अमेरिका का विरोध कर पाए, या किसी भी गुट में अगर भारत शामिल हो जाए तो भारत इतनी बड़ी शक्ति नहीं था उस समय कि वो किसी भी गुट की बात ना माने फिर। और भारत के पास ये सामर्थ्य भी था, ये मतलब पूरी संभावना थी कि भारत एक अच्छी शक्ति बन भी सकता है। तो भारतीय लोगों को स्वतंत्रता ज़्यादा प्रिय थी। अब इतने बड़े आज़ादी के आंदोलन के साथ बहुत ही कठिनाइयों के साथ भारत को स्वतंत्रता मिली थी। हमारे देश के नेता नहीं चाहते थे कि हम किसी भी गुट में शामिल होने से अपनी स्वतंत्रता खो बैठें, तो इसलिए भी गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया गया। हालांकि नेहरू जी की बहुत बुराई की जाती है और कुछ उनसे गलतियां भी हुई हैं, एक्सेप्ट किया जा सकता है, बट फिर भी यहाँ पर नेहरू जी का जो काम था वो सराहनीय था, प्रशंसनीय था, क्योंकि गुटनिरपेक्षता की नीति के चलते ही भारत की जो आज तक की विदेश नीति है वो पूरी तरह स्वतंत्र है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश भी अमेरिका का विरोध नहीं कर पाते हैं। उनकी विदेश नीति स्वतंत्र है, बट इतनी स्वतंत्र नहीं है कि वो अमेरिका को कुछ बोल दें। हालांकि दोस्ती है उन लोगों के बीच में, बट फिर भी नहीं। बट हाँ, आज के टाइम पर भारत और अमेरिका की दोस्ती है, बट फिर भी भारत आज भी अमेरिका को किन्हीं मुद्दों पर साफ साफ मना कर सकता है। इसका कारण यही है कि भारत का जो बेस रहा है विदेश नीति का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। तीसरा कारण है, भारत ने भावनात्मक और वैचारिक कारणों से भी किसी शक्ति गुट में शामिल न होने का निर्णय किया। भारत पश्चिमी गुट में इसलिए भी शामिल नहीं हो सकता था क्योंकि इस गुट के अनेक देश उपनिवेशवादी शक्ति थे या रह चुके थे। कुछ देश अब भी जातीय भेद का व्यवहार कर रहे थे। दूसरी ओर भारत सोवियत गुट में इसलिए शामिल नहीं हो सकता था क्योंकि साम्यवाद की विचारधारा भारत को कभी स्वीकार्य नहीं थी। अब देखिए, जो पश्चिमी गुट था वो इतना साफ सुथरा नहीं था, इतना दूध का धुला नहीं था। मतलब ये कि पश्चिमी गुट में भी कई कमियां थी। पश्चिमी राष्ट्र कई सारे भेदभावपूर्ण नीति आज भी अपनाए हुए थे, जैसे कि जातीय भेदभाव दक्षिण अफ्रीका में फैल रहा था, तो पश्चिमी देश उसका विरोध नहीं कर रहे थे और उसकी कड़ी निंदा नहीं कर रहे थे। इसके अलावा उपनिवेशवादी नीति उनकी थी, तो जिस कारण से भारत उसमें तो शामिल हो ही नहीं सकता था। और सोवियत संघ की बात की जाए तो सोवियत जो संघ था वो लोकतंत्र को नहीं मानता था, उसकी जो नीति थी वो साम्यवादी थी, तो भारत उसमें भी नहीं शामिल हो सकता था। तो इसलिए भी भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। चौथा कारण है, फोर्थ है, भारत किसी भी अन्य प्रभुसत्ता संपन्न देश की तरह अपने निर्णय स्वयं करना चाहता था। भारत किसी दूसरे देश की डोरी के साथ बांधा नहीं जा सकता था। दूसरे शब्दों में भारत प्रत्येक प्रश्न का गुण दोष के आधार पर स्वयं निर्णय करना चाहता था। अब भारत को स्वतंत्रता मिली थी इतनी मुश्किल से, तो भारत चाहता था कि हम अपनी प्रभुसत्ता को, सॉवरेंटी को बनाए रखें, इस स्वतंत्रता को ना खोएं। हम जितने भी डिसीजन हैं वो खुद लें और हमारे ऊपर किसी का दबाव ना पड़े। लाइक पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो, पाकिस्तान अमेरिकी गुट में शामिल हो गया था, आज उसकी दशा हम देख सकते हैं कि क्या है, उसकी विदेश नीति को आज हम समझ सकते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो आज हालत है उसके जो पीछे है, उसके पीछे अमेरिका का हाथ रहा है। अमेरिका ने इतना प्रोत्साहन दिया था उसे कि उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसकी जो मतलब राजनीतिक व्यवस्था रही है वो बिगड़ी है, तो उसमें भी पश्चिमी देशों का हाथ रहा है। तो भारत ने अच्छा हुआ गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। तो ये भी एक कारण था भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने का कि भारत अपनी नीति को स्वतंत्र रखकर अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा करना चाहता था। पांचवा कारण है, भारत ने जब अपने आर्थिक विकास के लिए अनेक परियोजनाएं लागू की तो उनकी सफलता के लिए विदेश पूंजी की तुरंत आवश्यकता थी। राजनीतिक तौर पर यह उचित नहीं था कि हम किसी एक विशेष देश से सहायता लेते,
देश के लिए लाभदायक तो यह था कि हमें जहाँ से भी सहायता मिले उसे स्वीकार करें, यदि उसके साथ कोई कठिन शर्तें ना जुड़ी हों। अब देखिए, भारत का विचार था कि भारत सभी देशों से, भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर थी। आज़ादी के बाद अंग्रेज़ सब कुछ लूट कर ले जा चुके थे। अब जितनी भी परियोजनाएँ बनाई गई थी, उनके लिए पैसा चाहिए था। तो भारत चाहता था कि हम किसी एक देश पर निर्भर ना रहें। हम सभी, जहाँ जो भी देश हमें आर्थिक सहायता देना चाहता है, हम सभी से आर्थिक सहायता लें। अगर हम अमेरिकी गुट में होते तो सोवियत संघ हमें हेल्प नहीं करता, और अगर हम सोवियत संघ के साथ होते तो अमेरिका हमारी हेल्प नहीं करता। वैसे कहा जाता है कि अगर हम एक गुट में होते तो एक गुट वाला बहुत हेल्प करता, बट ऐसा नहीं है। तो भारत की नीति थी कि बिना बड़ी शर्त के, बिना अपमानजनक शर्त के, अगर हमें कोई भी देश सहायता करता है, हमारी आर्थिक सहायता करता है, पैसा देता है, तो हम वो आर्थिक सहायता स्वीकार करेंगे। तो इसीलिए भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। ये भी एक बड़ा कारण था, ताकि भारत दोनों ही गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके। और भारत को दोनों ही गुटों से वैसे आर्थिक सहायता मिली भी है। अमेरिका ने भी कई बार भारत की थोड़ी सहायता की है, हालांकि उसने पाकिस्तान की बहुत क्या पूरी तरह पाकिस्तान की सहायता की, बट अमेरिका ने भारत की भी सहायता की थी। छठा कारण है, भारत का ये पारंपरिक विश्वास है कि सत्य और अच्छाई किसी एक धर्म या दर्शन के एक अधिकार में नहीं होते। भारत सहनशीलता में विश्वास करता है। उस समय की स्थिति में सहनशीलता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ही देश के हित में थे। भारत जिस आदर्श पर चलना चाहता था, यह था मित्रता सबके साथ, शत्रुता किसी से नहीं। आज भी भारत की विदेश नीति में यही विचार है कि सभी लोग हमारे दोस्त हैं। यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान से भी इतनी दुश्मनी नहीं रखना चाहता। भारत की यही विदेश नीति रही है कि भारत सभी को अपना दोस्त मानता है, सभी से दोस्ती करने के लिए तैयार रहता है। और भारत ने उस समय भी ऐसा ही किया। भारत की जो संस्कृति रही है, उसने उसी में सत्य और अच्छाई की बात कही गई है। तो भारत हमेशा से ही सभी धर्म के देशों को मतलब रिस्पेक्ट देता है, सभी से दोस्ती की बात करता है। तो भारत अगर किसी एक गुट में शामिल होता तो दूसरा वाला गुट अपने आप दुश्मन बन जाता भारत का। तो इसी कारण से भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, ताकि भारत सभी से अपनी दोस्ती कर सके। अब लास्ट जो कारण है यहाँ पर वो ये है कि अंतिम कारण यह था कि देश की आंतरिक स्थिति भी गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के लिए बहुत कुछ उत्तरदायी थी। राजन का यह मानना है कि यदि भारत सरकार किसी भी गुट के साथ संलग्न होने का निर्णय करती तो उससे राजनीतिक विवादों और देश की अस्थिरता को बल मिलता। अब भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो किसी भी गुट में शामिल होने लायक नहीं थी। भारत एक लोकतांत्रिक देश था, एक सच्चे निष्ठा पर चलने वाला एक देश था, एक डिसिप्लिन कंट्री थी। यहाँ पर मतलब लोकतंत्र को ज़्यादा अहमियत दी गई, सेकुलरिज्म था, धर्मनिरपेक्षता थी। तो भारत के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था थी कि भारत किसी एक गुट में शामिल नहीं हो सकता था। अगर भारत किसी एक गुट में शामिल होता तो ऐसी उम्मीद थी कि भारत में पॉलिटिकल एक डिसबैलेंस आ जाता, एक अस्थिरता आ जाती। तो इस कारण से भी भारत ने गुटनिरपेक्षता की, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपनाया, सिद्धांत को अपनाया। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको गुटनिरपेक्षता का अर्थ और भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ समझ लिया है, जिससे हमारा जो चैप्टर है वो लगभग ख़त्म ही हो गया है। बट यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। ये हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का महत्व एवं महत्वाकांक्षा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में, इस यूनिट 1 में ये वाला जो पॉइंट है वो कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। हल्का हल्का मैं आपको जो इसके की पॉइंट्स हैं वो जल्द से जल्द समझा देता हूँ। अब मैं इसको लगातार इस पे आपको बहुत सारे नोट्स दूंगा तो वो एक्स्ट्रा होगा, वो फालतू चीज़ होगी। तो फालतू चीज़ वीडियो में ऐड नहीं करते हुए मेन जो बात है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का क्या महत्व है, यही पॉइंट कह रहा है। अब देखिए, आज का जो पॉलिटिकल जो आज के टाइम की जो इंटरनेशनल सिचुएशन है उसमें भारत का महत्व बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि जो चाइना है वो अमेरिका को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है।
तो अमेरिका के लिए तो चाइना एक बहुत बड़ा खतरा या थ्रेट बना हुआ है। अब अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है। कैसे करेगा काउंटर? तो इसके लिए भारत का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा भारत दक्षिण एशिया में, स्पेशली एशिया में, दक्षिण एशिया में चीन के प्रभुत्व को कम भी करना चाहता है। अब चीन अपना प्रभुत्व बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, एक दादागिरी कर रहा है अब दक्षिण एशिया में, दक्षिण चीन सागर में, हिंद महासागर में भी आने की कोशिश कर रहा है चीन। तो भारत भी उसको काउंटर करना चाहता है। तो इस वजह से भारत का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। चीन के संदर्भ में ये रोल और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा भारत ने परमाणु परीक्षण वगैरह किए हैं। उनकी अमेरिका ने और कई सारे देशों ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए थे, बट भारत उन प्रतिबंधों से जल्द ही छूट गया, क्योंकि भारत उतना कैपेबल था कि वो इन प्रतिबंधों के बावजूद भी अपने देश को चला सकता था। तो प्रतिबंध भारत से जल्दी हट गए और फिर अमेरिका ने भारत से रिलेशन बनाने शुरू किए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो भारत का रोल एक बहुत बड़ा है। भारत के पास वो सामर्थ्य है कि भारत खुद भी एक महान शक्ति, एक महाशक्ति बन सकता है। भारत के पास वो जनसंख्या है, वो लैंड है, वो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो ये सारी बातें इस पॉइंट में की गई थी और इसमें हमें करनी थी। तो आई होप यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये वाला जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, इसीलिए मैंने ज़्यादा डीपली इसको कवर नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो पहला चैप्टर था वो पूरी तरह ख़त्म हो गया है। तो फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।